नमस्कार। एक छोटा सा ऑफलाइन क्लास की तरफ से प्रस्ताव आया है कि आज के बाद जब भी क्लास शुरू की जाए तो जय श्री राम से की जाए, क्योंकि जय श्री राम कहने से मन में एकाग्रता बनी रहती है, शक्ति का संचार होता है, अलौकिक शक्तियों का हमारे ऊपर ऐसे आवरण सा बन जाता है, छा जाता है आवरण। ठीक है, अब हम आंतरिक रूप से प्रफुल्लित अनुभव करते हैं और ये काम तब तक किया जाए जब तक कि 22 जनवरी नहीं आ जाए। नहीं, ये तब तक किया जाए जब तक कि मई में एमपी इलेक्शन नहीं हो जाए। तो तब तक अपना जो आधार और ध्येय वाक्य होगा क्लास स्टार्टिंग का, वो कहां से होगा? जय श्री राम से होगा। ठीक है, क्योंकि भारत देश में रहना होगा तो ये तो आपको कहना ही होगा, है ना? वरना बॉर्डर तैयार है, सीधा ही काम भेजते हैं पाकिस्तान। ठीक, तो आप अपनी जगह निश्चित कर लिए कि बॉर्डर के आप इस पार रहना चाहते हैं या उस पार रहना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। कई कह रहे हैं कि वो एक बॉर्डर पार करके गई थी ना, क्या नाम उसका, सीमा इधर आई है गई है, आई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आपको किसी को ऐसा नहीं बोला तो आपको मंजू बना दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। मंजू वापिस आ गई घूमगा, क्या मन नहीं लगा उसका? अच्छा अच्छा, ऐसे वैसे वो लड़कियां पियर जाती है, वैसे आई होगी पियर है कुछ दिनों के लिए, है ना? कोई बड़े दिनों की छुट्टियां ऐसे बच्चों से मिलने आई होगी, वैसे या परमानेंट आ गई? परमानेंट आ गई। चलो, आज हम एक मजेदार टॉपिक करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और जिन शब्दों की मैं कह रहा था शब्दावलियों का बड़ा विशिष्ट महत्व होता है, उनकी भी आज हम चर्चा करेंगे। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसको अपन और क्या बोलते हैं? उद्देशिका। देखिए, उद्देशिका अगर अपने को करनी है तो सबसे पहले उद्देशिका अपने को शब्दशः याद होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये लिखे आते हैं कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है और कौन सा नहीं लिखा हुआ। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि कौन सा पहले आता है और कौन सा शब्द बाद में आता है। तीसरा ये आता है कि कौन सा शब्द कितनी बार लिखा हुआ है, ये आते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी मैं ना पहले ये करता हूं कि लिख लेता हूं पहले प्रीएम्बल को, फिर प्रीएम्बल से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो कर लेंगे और उसके बाद प्रीएम्बल को समझना शुरू करते हैं। आपको जब प्रीएम्बल जब आप करेंगे, आप प्रस्तावना या उद्देशिका, तब आपको भी यही करना होगा। आपको इसको शब्दशः रटना होगा, एक छोटी छोटी चीज रटनी होगी इसकी। ये रटा ही है, आप 3-4 बार पढ़ोगे और 2 बार लिखे देखो, इतने में याद हो जाएगी, फिर नहीं भूलोगे इसको। फिर क्या एक रिदम सा बन जाता है मस्तिष्क में, एक ना पूरी सीरीज बन जाती है, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होते। फिर उनके छोटे छोटे मुद्दों पे हम और चर्चा कर लें। पहले तो हम ये देखें कि ये जो प्रस्तावना है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो, पहले यही से शुरू करते हैं, प्रस्तावना तो बाद में करेंगे, ताकि कुछ फैक्ट्स वो पहले कर लेते हैं, प्रस्तावना से संबंधित चीजें बाद में कर लेंगे। कोई भी जब लेख शुरू होता है ना, तो शुरुआत में उसका जो संक्षिप्त रूप और उसका जो मुखड़ा बताया जाता है वो क्या होता है? प्रस्तावना। हम जब भी है ना लड़की देखने जाते हैं या लड़की हमें देखने आती है, मेरे तो आप साइड में कर दो, इस हमें से है ना आप है ना, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उसका मुंह।
और वहीं से हम बाकी चीजों का, उसके चरित्र का, चाल ढाल का, उसकी शिक्षा का, बोलचाल का आइडिया पहले वहीं से, बड़ा बड़ा आइडिया वहां से लगा लेते हैं। अगर उसका मुंह पहले से ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो लंबे समय से वो सेल्फी की एडिक्ट है, क्योंकि उसने बार बार जब सेल्फी के लिए ऐसे मुंह बढ़ाया तो उसका मुंह परमानेंट ही क्या हो गया है, वो वैसा ही हो गया है। तो ये सेल्फी के साइड इफेक्ट है ये, है ना। तो आप ध्यान रखें जब भी आप सेल्फी बनाएं। मेरे को ना बड़ा घोर आश्चर्य होता है कि हम ना जीवन में कर क्या रहे हैं, हमारे जीवन का मेन मोटिव क्या है। कल हम ऐसे दो जने बैठे धूप सेक रहे थे कॉलेज के अंदर, तो कल बच्चे तो हैंगओवर थे तो आए नहीं कल कॉलेज में। तो 4 लड़के आए एक बड़ी सी गाड़ी लेके, और उन्होंने 2.5-3 घंटे तक हमने उनको देखा, हालांकि हम अपना भी काम कर रहे थे, उनको भी देख रहे थे वो कर क्या रहे हैं। उनने चारों ने सिवाय सेल्फी के और कोई काम नहीं किया। एक जना पहले कार स्पीड से लेके आता है, फिर वो 3 जने उसको बना रहे, फिर एक जना ऐसे खड़ा हो जाता है ऐनक लगा के, फिर दूसरा आता है। मतलब 3.5-4 घंटे तक वैसे क्रिकेट का मैच खेल लेते, फुटबॉल खेल लेते, शरीर में कोई फायदा तो होता। तो मेन मोटिव क्या हो गया, सेल्फी बस। तो जो प्रस्तावना है ये कुल मिला के वो मुखड़ा है, आप कोई भी देख लो, उसका जो संक्षिप्त परिचय होता है ना किसी चीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। कि मान लीजिए कि ये है फिल्म का ट्रेलर, इससे पता चलता है कि आगे फिल्म कैसी है, ये मान लिया तो ये फिल्म का ट्रेलर है। और इस ट्रेलर की जो पहले शुरुआत की गई, कि आप पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते लेकिन इतना तो कर सकते हैं, ट्रेलर तो देख ही सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे फिल्म में है क्या। प्रस्तावना से पता चल जाएगा कि आगे के लेख में और क्या चीज है। और इसकी शुरुआत की गई अमेरिका से, क्योंकि पहला जो लिखित संविधान तैयार किया गया वो अमेरिका ने किया। तो भारत में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका जो आइडिया लिया है, हमने विचार लिया है, वो कहां से लिया है, अमेरिका से, क्योंकि उसके संविधान में सबसे पहले थी। तो आइडिया की शुरुआत अमेरिका से होती है, स्वाभाविक, वहीं से वो परंपरा चलती हुई कहां तक पहुंच गई है, भारत तक पहुंच गई है, नंबर 1। दूसरा, भारत में जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें पहली बार क्या लिखी गई थी, प्रस्तावना लिखी गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। अब आ गया और आगे इस तथ्यात्मक भारत को देखें, तो भारत की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की जो पृष्ठभूमि है वो था नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसमें 8 प्रकार के उद्देश्य बताए थे, जिसमें यह भी था कि भारत का भावी स्वरूप क्या होगा, भारत की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की होगी, यहाँ के जनता को कौन से अधिकार मिलेंगे, और हमारा भविष्य है वो किस प्रकार का होगा। तो भारत के भावी भविष्य की जो राज्य व्यवस्था होगी, नागरिकों के लिए जो अधिकारों की व्यवस्था होगी, उसका पूरा स्वरूप जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को, फिर विरोध कर दिया उसका, उस उद्देश्य प्रस्ताव का। उसी दिन चर्चा शुरू होनी थी, अंबेडकर जी ने और MR जयकर ने, फिर उसके ऊपर एक पूरी कमेटी बिठाई गई उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर कि क्या कुछ संशोधन हो सकता है, और उस कमेटी का विशेषज्ञ बनाया गया खुद जवाहरलाल नेहरू को। फिर वो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1950 को पारित हुआ, 1947 को, 22 जनवरी 1947। तो 13 दिसंबर 1946 को आया और 22 जनवरी 1947 को वो पारित हुआ। फिर संविधान के ऊपर चर्चाएं चलने लगी। जब ये सारी चर्चाएं चल रही थी और प्रारूप संविधान का जब द्वितीय वाचन चल रहा था, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्ट मतलब कच्चा संविधान, दूसरा वाचन जब चल रहा था, तो उस वाचन के फिर लास्ट में चर्चा की गई किसकी, प्रस्तावना की। और ये बात है 17 अक्टूबर 1949 को। और फिर ये कहा गया कि इसको हम संविधान में जोड़ेंगे, और इसको संविधान में जोड़ दिया गया। तो इसकी शुरुआती चर्चा कब आई, जब क्या चल रहा था संविधान के ऊपर, द्वितीय वाचन में 17 अक्टूबर 1949 को इसकी चर्चा की गई। फिर आया 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान जो आया, उसमें भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना भी आई जो हमारे सामने आया 26 नवंबर 1949 को। उसमें एक प्रस्तावना थी,
उसके 22 भाग थे, उसके 395 अनुच्छेद थे और उसमें 8 है अनुसूचियां थी। तो जो संविधान आया उसमें प्रस्तावना भी थी, लेकिन हमने जो अनुच्छेद 394 देखा, तो 394 में क्या है? देखिए, हम दो चीजें देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना खुद क्या है, और अनुच्छेद 394 में क्या है। प्रस्तावना में तो ये लिखा हुआ है कि इस संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट होता है जैसे अपने किसी का बच्चा ले लेते हैं, बेटा अडॉप्ट किया है, नहीं इसको हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारा संविधान है, हमने इसको अंगीकृत किया, अडॉप्ट किया है। चलो अब बाकी शब्द बाद में देख लेंगे। हमने इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया, हमने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। ये कहां लिखा हुआ है? ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमने हमारा संविधान स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो फिर 394 में क्या लिखा हुआ है? कि अब चूंकि अडॉप्ट हो गया है ना, और इसको हमने स्वीकार कर लिया है, तो 394 कह रहा है कि उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हो जाएंगे? 16, 15 और एक 394। और बाकी अनुच्छेद कब लागू होंगे? 26 जनवरी। बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट होगा, यानी लागू होगा। तो क्या 324 ये कहता है क्या प्रस्तावना भी लागू होगी? कहीं लिखा हुआ है क्या? 394 में आपने पढ़ा था, मैंने कहा था कल घर पे जाके 379 इसके आसपास के अनुच्छेद, और उसके बाद 393, 94 और 395 हिंदी इंग्लिश में सब में पढ़ना था। रोज को आपको 10-10, 20-20 निकालते जाओ आप। संक्रमणकालीन उपबंध 16 थे, वो आपने देखा होगा, है ना, जो लागू होने थे। तो आप उनको क्या करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो उसके अंदर से। तो रोज आप ना 15-20 क्या निकालो, अनुच्छेद निकाला करो। तो इसमें ना आपको बहुत सारी नई बातें मिलेगी आपको, और फिर उनको लिख लिया करो अपने हिसाब से, जैसा भी आपके समझ विकसित हो उस हिसाब से। अगर एक बार ये चूक गए ना आप, फिर ये क्या होंगे, 60-70 हो जाएंगे, फिर आप कर नहीं पाओगे। तो जैसे भी है ना, रुचिकर टाइम के अंदर इनको पढ़ना, कि आप आनंद लेते हैं कि वास्तव में संविधान के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो अब डेली है ना आपको 15-20 पढ़ने। तो क्या 394 में ये कह रहा है क्या कि प्रस्तावना लागू हो जाएगी 26 नवंबर 1949 को? क्या प्रस्तावना लागू होने का कह रहा है क्या? ये तो सिर्फ कितने अनुच्छेदों के बारे में कह रहे हैं? 16। तो फिर प्रस्तावना लागू कब हुई? 26 नवंबर को लागू हुई नहीं, तो फिर संविधान के साथ लागू हुई कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। जब ये लिख दिया गया कि 16 को छोड़ के बाकी संविधान कब लागू होगा, ये नहीं लिखा बाकी अनुच्छेद, ये तो छोटी छोटी बातें जो देखनी है। बाकी संविधान वो लागू होगा, बाकी अनुच्छेद नहीं, तो अनुसूचियां भी तो है और उसके अंदर प्रस्तावना भी तो है। बाकी लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। तो हमारी प्रस्तावना लागू हुई 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। बाकी में प्रस्तावना भी आ गई, लिखा हुआ नहीं है। अब ये कहां लिखा हुआ है कि प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू होगी? स्पष्ट है, शब्दशः कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो फिर क्या लिखा हुआ है? बाकी संविधान में प्रस्तावना भी आ गई। तो कई बार ये पूछते हैं कि शब्दशः कहीं लिखा हुआ है, तो शब्दशः कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू होगी। बाकी में क्या आ गई है? प्रस्तावना। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो अब हमारी संविधान की प्रस्तावना लागू हो गई है 26 जनवरी 1950 को। अब हमारे पास मुद्दा है कि अब इसमें लिखा हुआ क्या है। अब हमने जो क्वेश्चन तैयार किया उसमें से ये हुआ कि हमने आइडिया कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव किया, और उसके बाद हमने प्रस्तावना को द्वितीय वाचन में स्वीकार किया। उसकी तिथि याद रह जाए तो ठीक है, वरना प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि कहां लिखी हुई है? प्रस्तावना में। संविधान में और कहीं नहीं लिखी हुई, सिर्फ कहां लिखी हुई है? प्रस्तावना में लिखी हुई है। अब हम इस प्रियम्बल को लिखते हैं, फिर इससे क्वेश्चन निकलेंगे बाकी सारे। देखा, हुबू वैसे तो नहीं लिख पाएंगे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को
क्या बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सेकुलर पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गणराज्य, इतना बनाना चाहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भारत किस प्रकार का देश होगा। हमें संविधान की प्रस्तावना से पता चल जाता है कि भारत किस प्रकार का होगा, कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप समाजवादी होगा, भारत पंथ निरपेक्ष होगा, भारत में लोकतंत्र होगा और भारत एक गणराज्य होगा। इनके शब्दों के अर्थ हम बाद में समझेंगे। अब पहले इनकी सीरीज ही आ गई, क्योंकि कई बार सीरीज पूछ लेते हैं। अब इस सीरीज को उल्टा कर देंगे वो, कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणतांत्रिक लोकतंत्र होगा। ऐसा नहीं है, सीरीज ये है उसकी, एक सीरीज तैयार होगी। पहली सीरीज ये है, शब्दों का ये रूप है इसका, कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को, इसके समस्त नागरिकों को, हाँ ये छोटी छोटी बात है, इसके समस्त नागरिकों को, मैं कह रहा हूं हूबहू तो मैं भी कई बार याद नहीं कर पाता, अब पता चल गया कि समस्त लिखना है इसके अंदर। इसके समस्त नागरिकों को, कई ऐसे याद नहीं रहता, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या उपलब्ध करवाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय है इसमें, और पहला न्याय कौन सा है? सामाजिक है, आर्थिक, और अंत में कौन सा न्याय है? राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की है बताओ स्वतंत्रता? 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद है प्रतिष्ठा व अवसर की समता। समता लिखा हुआ है ना, इक्वलिटी, समानता नहीं, समता लिखा हुआ है। तो ये भी बाई चांस हिंदी में गड़बड़ कर दे कोई। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, 2 प्रकार की समता दी हुई, इक्वलिटी दी हुई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। तथा इन सब को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता, यूनिटी व इंटीग्रिटी। अच्छा, व्यक्ति की गरिमा तथा, रुक तो जाओ, और कहां लिखा हुआ है? तो एकता और अखंडता, चलो ठीक है, चलो रुक जाओ, तो जान ले लो बच्चे गया। कोई कह रहा है यहां क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा? एकता वह और अखंडता। वह क्या होता है? एंड होता है क्या? एंड होता है। एकता और अखंडता, धर्म और उपासना, ठीक है।
तथा इन सब में व्यक्तिगत राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता। चलो, उसके बाद लिखा हुआ है कि आज ये संविधान सभा, उसके बाद ये संविधान सभा, ये कौन सी संविधान सभा है? ये भारत की तो नहीं लिखी हुई ना? एक बार देना, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? सुदृढ़ बंधुता बढ़ाने के दृष्टि लोग अपनी संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में आज दिनांक, ये दोनों याद रखनी पड़ेगी, 26 नवंबर 1949। ये तो होगी ईस्वी, तो सबको पता ईस्वी होगी ये तो। उसके बाद आप ध्यान रखना कौन सा संवत है, शक संवत नहीं है बल्कि कौन सा है, विक्रम संवत है। माघ शीर्ष, मतलब माघ शीर्ष क्या होता है? माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी, मतलब सात्यों, शुक्ल सप्तमी 2006, ये ध्यान रखना भी। माघ का महीना है और चांदनी सात्यों है और साल है 2006। संविधान सभा में आज हम 26 नवंबर को भारत का संविधान, ये लिखा हुआ है क्या या सीधे संविधान लिखा? एतद द्वारा, इस संविधान को, ठीक है, भारत का नहीं लिखा, इस संविधान को 3 काम करते हैं। अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं तथा आत्मार्पित करते हैं। यहाँ तो तथा होगा और है क्या यहाँ? और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है, कर लो। चलो, अब इससे क्वेश्चन एक एक करके और शुरू होगा। पहला सिंपल सा क्वेश्चन जो बार बार आता है वो आना बंद हो गया अब, कि इसमें ना पहले क्या है। तो पहले तो ये पूछते, पहले इसमें न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समता है और उसके बाद है बंधुता। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसमें पहले न्याय है, फिर 2 नंबर पे स्वतंत्रता है, 3 के ऊपर समता है और अंत में क्या है, बंधुता है। एक ये है। फिर न्याय भी 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। उसके बाद समता 2 ही प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। मतलब आपकी इज्जत सबकी बराबर होगी और आपको अवसर सबको बराबर मिले। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब इसमें से देश पहले या व्यक्ति पहले, फिर मुद्दा ये आया। तो आप देख लो इसमें कि व्यक्ति पहले है या देश पहले? व्यक्ति पहले है। व्यक्ति की गरिमा पहले है और राष्ट्र की और एकता और अखंडता बाद में। तो व्यक्ति पहले है और राष्ट्र बाद में। इसका मतलब साध्य किसको माना गया है? व्यक्ति को। चलो ये भी साध्य है, लेकिन व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, व्यक्ति की गरिमा को प्राथमिकता दी गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बाद में। अब ये इसका तात्पर्य क्या है आगे और समझ लेंगे व्यापक रूप से। ये कहना चाह रहा है कि समाज में क्या लानी है, बंधुता। लेकिन बंधुता के आधार 2 होते हैं। समाज में जो फ्रेटर्निटी आएगी, बंधुता आएगी, वो एक तो ये वाली है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इससे क्या आती है, बंधुता आती है।
एक बंधुता के लिए होती है व्यक्ति की गरिमा। ये तो वो है कि जिसमें आप व्यक्ति की अवहेलना करके भी, लठ के बल पे भी राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो राष्ट्रीय एकता है। जब तक व्यक्ति की, सब व्यक्तियों की गरिमा बराबर नहीं होगी तो दिल से कभी भी बंधुता पैदा नहीं होगी। आप क्या कर रहे हैं, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं, भारत माता कह रहे हैं, भारत माता को तो प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन समाज में आपने महिला पुरुषों के, अगड़े और पिछड़ों के क्या पैदा कर रखे, फ्रैक्शन पैदा कर रखे। तो क्या ऐसे समाज में, समाज श्रेणीबद्ध और हायरार्कियल हो, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ लगाना पसंद नहीं करता, जहां उसकी छाया में रहना पसंद नहीं करता, जहां इतनी असपरिषद और अन्याय फैला हुआ है, वहां उम्मीद कर सकते हैं कि वो समाज में क्या आएगी, वहां तो विखंडन होगा। तो बंधुता तभी आएगी जब हर एक व्यक्ति की समान रूप से क्या होगी, गरिमा। ये नहीं है कि पुरुषों की गरिमा होगी, अगड़ों की गरिमा। जब तक सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा नहीं आएगी, तब तक इस समाज में बंधुता का विकास है, भ्रातृत्व का विकास नहीं होगा। तो बंधुता लाने के दो तरीके हैं कि एक तो हम इस देश के वासी हैं, और दूसरा कि प्रत्येक वासी बराबर है और प्रत्येक की गरिमा एक जैसी है। ये है सारा मुद्दा। भारत की संविधान सभा में आज आगे तिथि है, इसको क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का तात्पर्य है अडॉप्ट करना, कि हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारा संविधान है। अधिनियमित करना, अधिनियमित का कार्य है कि अधिनियम बन जाता है तो उसको क्या किया जाता है, फिर लागू किया जाता है। इसका तात्पर्य अभी अधिनियमित किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। आत्मार्पित होता है कि हम इसको स्वयं को अर्पित करते हैं कि ये हमारा संविधान है जिसे हम खुद को अर्पित करते हैं। तो अंगीकृत है कि हमने ये संविधान स्वीकार कर लिया है। अधिनियमित है कि ये संविधान स्वीकार होने के बाद लागू होगा, लागू तो होगा ना, अधिनियमित होगा। तो सिर्फ स्वीकार करने से थोड़ी होता है, कोई चीज आपने स्वीकार कर ली लेकिन उसको लागू नहीं किया, तो आपको स्वीकार भी करना है और उसको लागू भी करना है, अडॉप्ट भी करना है, उसको अधिनियमित। अधिनियमित का तात्पर्य है किसी भी चीज को व्यवहार में ढालना। तो एक हम पढ़ते हैं, एक तो होता है एक्ट, और एक्ट जब कच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बिल। तो बिल है ना, जब बिल पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब इसका मतलब वो क्या बन गया, वो अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। एक्ट तो एक्शन से बना है। अपन कहते ना, आपने कोई एक्शन किया, क्या आपका रिएक्ट क्या है या रिएक्शन क्या है। तो एक्ट, रिएक्ट, ये शब्द जो हम पढ़ते हैं, एक्ट होता है किसी भी चीज को व्यवहार में डालना। कि राष्ट्रपति होते ही अब ये जो बिल था ये व्यवहार में डालने के लायक हो गया, एक्ट बन गया। तो इसी से क्या बन गया, ये अधिनियमित बन गया कि अब हम इसको अंगीकृत कर लिया, अब इसको हम अधिनियमित करेंगे, लागू होने के लायक हो गया। और अब हम स्वयं को क्या करते हैं, इस पूरे संविधान को अर्पित करते हैं। तो ये तीन शब्द, इनकी तो व्याख्या हमने यहां कर ली। अब हम इसकी एक एक करके व्याख्या की शुरुआत करेंगे। अब आया कि इसमें भारत कितनी बार है, एक दो ही बार है ना। तो एक क्वेश्चन यह है कि भारत इसमें 2 बार है। फिर ये हमने पूरी सीरीज देखी, उसके बाद नागरिक तो क्या आएगा। फिर कई बार यह आ जाता है कौन सा शब्द है और कौन सा नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, पीपल भी लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, नागरिक। आप मुझे इतना बताओ कि इन दोनों की इंग्लिश क्या है। इसकी पीपल है और इसकी सिटीजन है क्या, ठीक है। अब ये एक जगह पीपल भी लिखा और एक जगह सिटीजन लिखा हुआ है। तो क्या हम भारत के लोग, इसकी पूछ लेंगे हम भारत के नागरिक हैं या भारत के लोग हैं, ये भी है। तो हम भारत के लोग हैं, इसका तात्पर्य, इसकी जो इंग्लिश है वो क्या है, पीपल है। और इसके समस्त नागरिक, नागरिक का तात्पर्य यहां क्या होता है, सिटीजन। तो पीपल और सिटीजन 2 शब्द लिखे हुए इसके अंदर। चलो न्याय हो गया, जस्टिस हो गया, 3 प्रकार का, उनकी सीरीज ये है। स्वतंत्रता होगी 5 प्रकार की, इसकी सीरीज भी आपको याद रखनी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जब धर्म है, धर्म का लिखा हुआ है रिलीजन। उपासना, जब धर्म को व्यवहार में डाला जाता है या अपने उसको प्रतीक के रूप में आप क्या करते हैं उसकी, तो उपासनाएं। 2 प्रकार की समता, एक तो प्रतिष्ठा की, इज्जत की, और एक सब लोगों को अवसर समान मिलेंगे। फिर है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता।
बंधुता इस प्रकार की होगी, वो दो चीजों से सुनिश्चित होगी। एक होगी व्यक्ति की गरिमा से और एक होगी राष्ट्र की एकता और अखंडता से। हम देखते हैं कि इसमें से बंधुता अकेली नहीं आ सकती, व्यक्ति की गरिमा के बगैर नहीं आ सकती। हिटलर ने क्या किया, राष्ट्र की एकता और अखंडता तो ले आया, लेकिन उसने यहूदियों को मारा, उनके साथ अन्याय किया। इसका मतलब वहां क्या नहीं था, व्यक्ति की गरिमा नहीं थी। तो एकता और अखंडता है ना, ये आप सिर्फ नारा लगा के या जबरदस्ती नहीं ला सकते। इसके लिए सामाजिक एकता भी जरूरी है, जो कैसे आती है, व्यक्ति की गरिमा से। तभी इस समाज में बंधुता आएगी, फटनीति आएगी। फिर इसके अंदर एक शब्द और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा। इसमें एक शब्द संविधान सभा भी लिखा हुआ है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी एक शब्द है। आज दिनांक और आगे इसमें विक्रम संवत, ये सब लिखा हुआ है। तीन ये शब्द आ गए, बाकी ठीक है। तो अगर विशेष विशेष इसके ना आपको तीन शब्द ये और इसके बाद विशेष शब्द देखे तो आपको क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। तो इसमें भारत लिखा हुआ है कितनी बार, 2 बार। इसमें पीपल लिखा हुआ है, तो कई बार पूछ लो पीपल पहले लिखा हुआ है, सिटीजन पहले लिखा हुआ है, पीपल पहले लिखा हुआ है। इसमें पीपल लिखा हुआ है, इसमें सिटीजन लिखा हुआ है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है संविधान सभा। उसके बाद इसमें ये जो मूल्य है, मूल्यों में पहले न्याय है, फिर मूल्यों में स्वतंत्रता है, फिर समता है, और अंत में क्या लिखा हुआ है, बंधुत्व। व्यक्ति और राष्ट्र में से प्राथमिकता किसको दी गई है, व्यक्ति को। हालांकि ये बराबर है, लेकिन वो पहला लिखा है, उसको पहले लिखा गया है, व्यक्ति की गरिमा पहले है। तो इसमें व्यक्ति की गरिमा है, प्रतिष्ठा अलग दी गई है और व्यक्ति की गरिमा अलग दी गई है। उसके बाद बंधुता, ये सारे शब्द और संविधान सभा आ गई, और तीन ये शब्द आ गए। ये तीन शब्द ऐसे लिखे हुए हैं, ये भी सीरीज के अंदर है। पहले अंगीकृत है, फिर अधिनियमित है, और उसके बाद आत्मार्पित है। तो ये तीन शब्द ऐसे लिखे हुए हैं। अब हम एक एक करके इनकी व्याख्या की शुरुआत करेंगे और इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये जो पूरी प्रस्तावना है ना, इसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व है। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, उनको पहले खोज करते हैं कि ये प्रस्तावना में 4 तत्व है कौन से। पहला तत्व तो ये है कि हम भारत के लोग, तो ये बताता है कि ये जो संविधान है, इसका जो मूल आधार है वो कौन है, भारत के लोग हैं। यानी ये शक्ति कहां से लेता है, ये भारत के लोगों से लेता है। दूसरा, उसमें ये वाली लाइन लिखी हुई है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दूसरी चीज ये प्रकट करता है भारत राज्य का स्वरूप क्या होगा, या राजनीतिक स्वरूप कह लो, राजनीतिक स्वरूप क्या होगा, एक ये निश्चित करता है। तीसरा, ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और क्या निश्चित करता है, बंधुता के बारे में। इसका तात्पर्य ये है कि नागरिकों की इच्छाओं का प्रकटीकरण करता है कि वो क्या चाहते हैं, कि वो स्वतंत्रता चाहते हैं, समानता और न्याय चाहते हैं। तीसरी बात ये है। और चौथी बात ये है कि ये संविधान अडॉप्ट कब हुआ, उसकी तिथि बताता है ये। तो चौथा ये चीज अडॉप्शन की तिथि बताता है। तो 4 चीजें हैं कि इस संविधान का मूल आधार है भारत के लोग। दूसरा है ये वाली लाइन जो भारत का राजनीतिक स्वरूप बताती है। तीसरा है कि नागरिकों की इच्छाओं का जो प्रकटीकरण, या नागरिक चाहते क्या, या इनके नागरिकों को क्या मिलेगा, ये सारी चीजें। और उसके बाद इसमें क्या लिखी हुई है, तिथि। तो इसके कुल मिला के भाग कितने हैं, 4 भाग है इस पूरी के।
पहला भाग तो ये हम भारत के लोग, उसके बाद देश हमारा ऐसा होगा, ये प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा। ये ऐसा स्वरूप है भारत का राजनीतिक स्वरूप। फिर यहाँ के नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है? तो संविधान का उद्देश्य है नागरिकों को इतनी सारी चीजें देना। तो इसमें आप नागरिकों की इच्छाओं का प्रकटीकरण क्या, यानी क्या लिखा हुआ है, संविधान के उद्देश्य लिखे हुए, और एक संविधान के अंगीकरण की तिथि है। तो ये 4 तत्वों से मिलके और ये पूरी संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से। अब हम एक और छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो मूल संविधान था ना, और मूल प्रस्तावना, माफी चाहूंगा, जो मूल प्रस्तावना थी, उस मूल प्रस्तावना में 4 शब्द नहीं थे। उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि मूल प्रस्तावना में क्या क्या नहीं था। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता नहीं थी, यानी सेकुलर शब्द नहीं था। मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द अखंडता नहीं था। तीन ही तो बता रहा हूं। तो मैं यही कह रहा हूं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और 4 बोल दिया क्या? मैंने कहा मूल प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये फिर बाद में जोड़े गए, और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? ये संविधान संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन, और ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब किया गया। इसको मिनी संविधान बोलते हैं, और ये किया गया 1976 में। और ये शब्द जो जोड़े गए, ये कमेटी बनाई गई थी। तात्कालिक कैबिनेट मंत्री थे रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शुरुआत में समाजवादी क्यों नहीं जोड़ा गया? तो अंबेडकर जी ने विरोध किया कि अगर हमने समाजवादी शब्द जोड़ दिया तो इससे ना भारतीय संविधान के शुरू से ही हमें एक विचारधारा की तरफ हमारा झुकाव दिखाई देगा। तो एक बार देश आजाद हुआ है, देश को आगे बढ़ने दो, जो नागरिक चाहेंगे उस विचारधारा को हम स्वीकार कर लेंगे। तो आप बजाय रूढ़िवाद, उदारवाद या अन्य मार्क्सवाद, अन्य धाराओं की बजाय हम क्यों लिखे समाजवाद? तो एक बार संविधान की जो प्रस्तावना है कम से कम वो ऐसी हो जो किसी भी विचारधारा के प्रति बाइस्ड नहीं हो, इसलिए समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा गया। फिर आया पंथ निरपेक्षता। तो ये कहा गया कि पंथ निरपेक्षता कोई जोड़ने के लिए नहीं बोला, क्योंकि ये कहा गया कि देखिए हमारा जो मूल है ना वो पंथ निरपेक्षता ही है। ना कि सबको पता था कि भारत का समाज में फ्रैक्शन पैदा हो गए, हिंदू मुस्लिमों के विवाद पैदा हो गए, सबको पता था। लेकिन कहा कि हमारा मूल स्वभाव ही पंथ निरपेक्षता, इसको जोड़ने की जरूरत है नहीं है, ये तो हम वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरा शब्द कौन सा था? अखंडता। ये तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उनको और ज्यादा चेतावनी देने के लिए, देश की सुरक्षा को, सुदृढ़ता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक शब्द और जोड़ दिया गया। कौन सा? अखंडता। तो ऐसे करके और ये 3 शब्द और जोड़े गए। और लेकिन ये जो शब्द है ना, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, ये जोड़ तो दिए गए, लेकिन कहीं भी इनको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया कि समाजवाद क्या है, किस प्रकार का है, कितना है, और पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है। तब डीडी बसु कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता तो एक ऐसा शब्द था जिसने विवाद समाप्त करने की बजाय विवाद बढ़ा ज्यादा दिए, क्योंकि इसकी निश्चित परिभाषा नहीं है। तो पंथ निरपेक्षता की फिर बहुत सारी परिभाषाएं की गई, किसी ने इसको कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो इसे विवाद बहुत हुए। तो ये शब्द है, ये बाद में बहुत विवादित रहा। कौन सा? पंथ निरपेक्षता। अभी तक विवाद है इस शब्द के ऊपर, और वर्तमान में विवाद और ज्यादा तेज हो गए। तो ये हमने भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसमें शब्द क्या है, कितने इसके मूल तत्व हैं, इसकी तिथि क्या है, किन चीजों से मिलके बनी है, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उपलब्ध करवाती है, इन शब्दों की सीरीज क्या है, कौन सा शब्द इसमें है या नहीं है, ये सब हमने देखा। एक बार तो लगता है कि हमें दिख गया है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं।
कि भारत कितनी बार है, संविधान सभा लिखा हुआ है या नहीं है, नागरिक और पीपल, सिटीजन और पीपल में अलग है या अलग एक ही है, ये सारी हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना कर ली। अब इसको हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखें कि ये प्रस्तावना है, इसका महत्व क्या है, इसको जोड़ा क्यों गया, क्यों जोड़ा जाता है प्रस्तावना को। तो हम प्रस्तावना का महत्व देखते हैं। प्रस्तावना का बड़ा बड़ा महत्व तो ये होता है कि ये नागरिकों की जो इच्छाएं होती है, उनकी जो आकांक्षाएं होती है, उनके जो भावी सौपन होते हैं, देखिए कोई रटने वाला मुद्दा नहीं, कुछ भी लिखा जा सकता है। नागरिकों की इच्छाएं, आकांक्षा और भावी सौपन होती है, उनका ये कैसा रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। दूसरा, हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भारत का भावी स्वरूप कैसा चाहते थे, उनकी इच्छाओं का प्रकटीकरण है कि हमारे संविधान निर्माता हमारे देश को क्या बनाना चाहते थे, ये है। तीसरा ये है कि भारतीय संविधान के काय में सहायता करती है ये निर्वचन में। निर्वचन का तात्पर्य है कि जहां कहीं भी भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, तो जब उनकी व्याख्या करनी होती है ना भारतीय संविधान की, तो उसके निर्वचन व्याख्या करने में कौन सहायता करती है, प्रस्तावना। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही भारतीय संविधान में आगे कि कहना क्या चाह रही है, अनुच्छेद आपको 39 समझ में नहीं आ रहा। अनुच्छेद 39 में लिखा है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये किस प्रकार का समान कार्य है, समान वेतन, ये कहां से आया है, इसका तात्पर्य क्या है, हमें क्या करना है। क्या जो घरेलू महिलाएं हैं उनको तनख्वाह देनी है क्या, जो घर पे काम करती है, ऐसा कोई विवाद उठ गया कि तो हमने ये कहा कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कौन सा समान कार्य है, किस प्रकार का समान कार्य है, इसको अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें वापस किस ओर लौटना होगा, प्रस्तावना की ओर। और प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है, कौन सा, समाजवादी शब्द। तो ये समाजवादी शब्द की जब हम व्याख्या करेंगे तो अपने आप ही इसमें यह समझ में आ जाए कि महिला और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अब इसके ऊपर व्याख्या शुरू हो गई कि ये कौन सा है, समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत में तो आज तक ऐसा था ही नहीं, महिलाओं का वेतन का कोई संबंध है नहीं है, वेतन तो पुरुषों के हिस्से में आता है, काम तो वो करते हैं बाहर जाके, ऐसे करके विवाद खड़ा हो जाता है। तब हमें इसके कौन से स्वरूप को समझना होगा, समाजवादी, जिसका तात्पर्य है कि ये जो समान कार्य के लिए जो समान वेतन लिखा हुआ है, ये दरअसल किस प्रकार के समाजवाद की चर्चा कर रहा है, आर्थिक समाजवाद की चर्चा कर रहा है। तो ऐसे करके जहां कहीं भी हम फंस जाएंगे, वहां हम किसको पढ़ेंगे, भारत की प्रस्तावना को, फिर वहां से हम सारी चीजों को, उसकी व्याख्या को ग्रहण करेंगे। तो ये भारतीय संविधान को समझने का, उसकी व्याख्या करने का, निर्वचन करने का, उसको इंटरप्रेट करने का एक साधन है भारत के संविधान की प्रस्तावना। अनुच्छेद पे जहां जहां हम अटकेंगे, उन अनुच्छेदों का अर्थ कहां मिलेगा, हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा। तो ये है प्रस्तावना का महत्व कि
भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रकट करती है। संविधान निर्माताओं के जो सौपन थे या भावी स्वरूप कैसा हो भारत का, इसका प्रकटीकरण है, और ये संविधान के निर्वचन में सहायता करती है। अब जहां संविधान अस्पष्ट है वहां इसकी स्पष्ट व्याख्या करनी है, तो हमारे कौन काम आएगी? प्रस्तावना। अब विभिन्न विचारकों ने इसके बारे में अलग अलग शब्द बोले हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो अब उन विचारकों की चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। एक तो हम देखें इसके 4 तत्व हैं कि पहली लाइन क्या कहती है, उसके बाद अगली लाइन क्या कहती है, फिर बाकी लाइनें क्या कहती है, अंत में क्या लिखी हुई इसकी तिथि। तो कितने तत्वों से मिलकर बनी है? 4 तत्वों से। फिर ये हमने इसका महत्व देखा कि इसका महत्व क्या है, और इसके महत्व का प्रकटीकरण है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया है, और किसने इसके बारे में क्या कहा है। आप एक एक आधा शब्द याद कर लेंगे। हम पहले चर्चा करते हैं कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। ये कहते हैं कि ये भारतीय संविधान की पॉलिटिकल होरोस्कोप है। यानी क्या है? ये राजनीतिक कुंडली है। राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल होरोस्कोप। गाडगिल ये कहते हैं कि ये है प्राचीन नाटकों वाला कौन सा? नंदी पाठ है। और ऐसी ही चर्चाएं हम एक ठाकुरदास भार्गव की, फिर इनकी सबकी व्याख्या चल एक बार लिख लेते हैं, फिर सबकी व्याख्या एक साथ हो जाएगी। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये भारतीय संविधान की कुंजी है, ये भारतीय संविधान की आत्मा है, और ये उत्कृष्ट गद्य काव्य ही नहीं है, बल्कि ये गद्य काव्य ही नहीं, उत्कृष्ट गद्य काव्य तो है ही है। एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। मैं तो भूल गया हिंदी का कौन बैठा है। गद्य में आते हैं ये एक लेख आते हैं क्या, और पद्य में आते कविताएं। ठीक है। उत्कृष्ट गद्य काव्य ही नहीं बल्कि क्या है, ये परिपूर्णता की तस्वीर है। ठाकुरदास भार्गव। उसके बाद अपने और किस बड़े विचार की चर्चा करें। ये एक वो है J.B. कृपलानी। कृपलानी कहते हैं कि इसमें कैसे सिद्धांत लिखे हुए हैं? गहन सिद्धांत लिखे हुए हैं। ऐसी एक विचार शर्मा जी है, वो इसमें क्या लिखते हैं? एक और है भगवान दास जी है, क्या है उनका? गोविंद दास। गोविंद दास जी ने कहा है कि ये इसमें कैसे वचन है? आद्य वचन है। ये आद्य वचन है, मतलब गोल्डन वाक्य है इसके अंदर। जैसे बुद्ध कह के गया, या जैसे अपने पवित्र ग्रंथ में लिखे आद्य वचन, पूर्ण वचन। और किसकी चर्चा करनी है? हंसा मेहता। हंसा मेहता कहते इसको लागू कर देंगे तो भारत क्या बन जाएगा? अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त कर लेगा। अब आ गया नाना पालखी वाला। ये बोलते हैं ये है राजनीतिक, क्या बोल गए इसको, संविधान का परिचय पत्र। आई कार्ड आई है, संविधान का परिचय पत्र। इसलिए शुरुआत में लिखा गया है। अब देखिए इनका तात्पर्य क्या है। चलो राजनीतिक कुंडली, ये इनका नितार्थ तो एक ही है कि भारत का राजनीतिक स्वरूप क्या होगा। इसके लिए आपको पूरा संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र होगा, जनता के पास शक्तियां होगी, गणतंत्र होगा, या राष्ट्रपति होगा, या राजतंत्र नहीं होगा, ये गुलाम नहीं होगा बल्कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। यहाँ के नागरिकों को कौन से अधिकार, स्वतंत्रताएं, समानताएं, क्या कुछ मिलेगी, इसके लिए पूरी कुंडली है। जैसे आपके पूरा जीवन का जो पूरा इतिहास है वो कहाँ समाहित होता है,
आपकी कुंडली में समाहित होता है। तब आपकी जब भी मिलाई जाती है ना, आप दोनों को नहीं मिलने दिया जाता, स्त्री और पुरुष को, बल्कि उनकी क्या मिलाई जाती है, उनकी कुंडली मिलाई जाती है। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि जन्म से लेके अब तक और भविष्य में भी क्या होने वाला है। और ये और बताऊं, जैसे जैसे कुंडली मिलान अधिक होता जा रहा है, तलाक की मात्राएं भी, तो इसका मतलब ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि कुंडलियां क्या होती है, सही होती है। सब झूठी बातें हैं सारी। हमारे माँ बाप ने कभी कोई कुंडली नहीं मिलाई, फिर भी उनका जीवन ठीक था, सुख था। और हम जितनी ज्यादा कुंडली मिला रहे हैं, जीवन में तूफान उतने ही ज्यादा आ रहे हैं। तो ये राजनीतिक कुंडली है, ये नांदी पाठ है। नांदी पाठ का तात्पर्य, नाटकों को जब शुरू किया जाता था तो पहले नाटक की पृष्ठभूमि बता दी जाती थी कि इस नाटक के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है, ये नाटक क्यों दिखाया जा रहा है, इसका मेन थीम क्या है। तो ये मुख्य थीम है नांदी पाठ। छोटा सा एक आदमी आके और पहले उसकी ना पूरी कथा का संक्षिप्त बता देता है कि आगामी 2-3 घंटे में यहाँ क्या होने वाला है, वो नांदी पाठ है। तो पूरा आप संविधान पढ़ने इसकी बजाय आपको इस प्रस्तावना से पता चल जाएगा कि आगे इस संविधान में लिखा हुआ क्या है। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि ये कुंजी है। कुंजी का तात्पर्य यह होता है, ये की है। इस की के खुलते आपको पता चल जाएगा कि अंदर है क्या इस संविधान में। ये आत्मा है। और ये उत्कृष्ट गद्य काव्य नहीं बल्कि एकाय की तस्वीर है, ये पूरी पूर्णता की तस्वीर है। पालकी वाला जी कह रहे हैं क्या है, एक परिचय पत्र है। इसमें सब कुछ अंकित आ गया है कि संविधान है कैसा, इस पूरा परिचय दे दिया इसने संविधान का। कृपला निकल इसमें बहुत ही गहन सिद्धांत है। और गोविंद दास कहते हैं कि इसमें अद्य वचन है, यानी आप जिन चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं ऐसे महान वचन इसके अंदर लिखे हुए हैं। सुभाष कश्यप जो संविधान के डीडी वसु और ये व्याख्याकार माने जाते हैं हमारे संविधान के, ये कहते हैं कि सुभाष कश्यप, इन्होंने चीजों को समेट दिया कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। शरीर अगर बिल्डिंग है तो आत्म, ये जो प्रस्तावना है ये उसकी क्या है, नींव है। और अगर ये साधन है संविधान, तो प्रस्तावना क्या है, साध्य। तो लक्ष्य निर्धारित कौन करती है, प्रस्तावना की, ऐसा होना चाहिए। और संविधान उद्देश्य पूर्ति का क्या है, एक साधन है। तो संक्षिप्त रूप है ना जो संविधान का, वो उसकी प्रस्तावना है। अगर आप प्रस्तावना देख लेते हैं ना तो आपका भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था ही समझ में आ जाती है, हर चीज का। तो सुभाष कश्यप ने इसको शरीर और आत्मा, बिल्डिंग और नींव, साधन और साध्य के रूप में, तो इसको आत्मा, नींव और साध्य का है सुभाष कश्यप ने। तो कई बार ने ये और पूछा किसने इसको परिचय पत्र कहा है, किसने राजनीतिक कुंडली कहा है, किसने इसको अद्य वचन कहा है, ये और आप देख लें। और ये इतनी महत्वपूर्ण है कि अर्नेस्ट बार्कर है एक लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक, वो इनको इतनी ज्यादा पसंद आई कि थोड़े से ना शब्दों के अंदर बहुत ही ना गहन बातें इसके अंदर लिखी हुई है कि एक देश के नागरिकों को इतना कुछ अगर मिल जाए ना तो इसका मतलब वहां परिपूर्णता आ जाती है। तो समाजवादी लोकतांत्रिक विचारक है अर्नेस्ट बार्कर, और इनको कई बार पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, बार्कर ने ये कहा किसी के बारे में। तो अर्नेस्ट बार्कर ये कहते हैं कि मैंने आज तक इतने कम शब्दों में किसी भी राज्य व्यवस्था की ऐसी अच्छी व्याख्या नहीं देखी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपनी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। उसके प्रिंसिपल्स हैं सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। और इस किताब की शुरुआत वो कैसे करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी अपनी जो हर एक पुस्तक है ना वो प्रस्तावना शुरू होती है। आप कोई सी पुस्तक उठा लेना, आप भी जब कोई लेख लिखते हैं तो शुरुआत में उसकी क्या लिखते हैं, प्रस्तावना या पृष्ठभूमि लिखते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि इस लेख के अंदर आगे है क्या, उस 4-5 लाइनों से पता चल जाता है। तो इन्होंने अपनी संविधान पुस्तक की प्रस्तावना में क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी है खुद की पुस्तक के अंदर शुरुआत में अर्नेस्ट बार्कर ने। इतना ये इसको लाइक करते थे। तो ये हमने इसका महत्व देखा। ये तो हमने अब तक इसके तथ्यात्मक ज्ञान लिया,
अब हम इसका भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, इसकी समझ विकसित करते हैं। इसमें जो शब्द आए हैं भांति भांति कि वो है क्या। मुंशी, गाडगिल, भार्गव। भार्गव का ये क्वेश्चन तो आया हुआ है कि किसने इसको उत्कृष्ट गद्य काव्य की संज्ञा दी है। ठाकुरदास भार्गव ने। इसको कुंजी का है, आत्मा का है और उत्कृष्ट गद्य काव्य का है। अब हम एक एक करके और व्याख्या की शुरुआत करते हैं और पहला शब्द करते हैं हम इसका। और पहला शब्द है हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्दावली आई कहां से? ये यूएस से आई है। यूएस के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो फिलाडेल्फिया में लिखा गया था 1787, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। वी द पीपल ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये यूएस से प्रभावित है ये जो शब्दावली है। और अंतिम जो शब्दावली है ना, कि हम इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये आयरलैंड से है और ये यहां से प्रभावित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये वी द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारत में लोकतांत्रिक सहभागिता है। भारत में लोकप्रिय संप्रभुता है। भारत में लोकतांत्रिक जनजागृति है। कि हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि संविधान की जो प्रस्तावना है या संविधान है, ये अपनी समझ शक्ति कहां से प्राप्त करती है? भारत के लोगों से। तो भारत की जो संविधान की शक्ति है वो किसका प्रतीक है? कि लोगों की शक्ति है। यहां शक्ति संसद के पास नहीं है, न्यायपालिका के पास नहीं है, बल्कि संविधान जितनी भी शक्ति लेता है कुछ भी करने की, किसी भी व्यवस्था को बनाने की, कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, भारत एक लोकतंत्र होगा, भारत एक गणराज्य होगा, यहाँ के नागरिकों को हम न्याय देंगे, ये सारी चीजें हैं देश की जो पावर को प्रकट करती है, देश के स्वरूप को प्रकट करती है। तो संविधान इन सब के लिए अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है? भारत के लोगों से। दूसरा कि संविधान की शक्ति का आधार है वो संविधान सभा नहीं है, बल्कि संविधान ने अपनी पूरी शक्ति कहां से ली है? भारत के लोगों से ली है, नंबर एक। दूसरा ये है कि ये भी बताता है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उन्होंने जो भी संविधान लिखा है उसका आधार क्या है? भारत के लोग हैं। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मनमर्जी ताना से ऐसे कुछ नहीं जोड़ा। संविधान में जो कुछ लिखा गया है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, वो किसकी इच्छा से लिखा गया है? भारत के लोगों की इच्छा से लिखा गया है। और संविधान सभा है, ये है किसकी सभा? भारत के लोगों की सभा है। ये कोई औपनिवेशिक सभा नहीं है, ये कोई गुलाम सभा नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक सभा है जिसका चयन और निर्वाचन किसने किया है? भारत के लोगों ने। तो ये संविधान की शक्ति के बारे में बताता है, संविधान सभा की स्थिति और उसके सदस्यों के चुनाव के बारे में बताता है। और इसमें दरअसल किसकी इच्छाएं लिखी हुई है? कि भारत के लोगों की इच्छाएं लिखी हुई है इसमें, उनकी आकांक्षाएं वर्णित है इसके अंदर। और डीडी बसु कहता है कि इसमें जो भारत के लोग है ये बताता है कि इसका लोकतांत्रिक और जो गणतांत्रिक स्वरूप है, कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक होगा और गणतांत्रिक होगा। इसका तात्पर्य है ये हम भारत के लोग हैं। तो भारत का स्वरूप का जो लोकतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, ये सब कहां से प्रकट होगा? भारत के लोगों से। कि भारत के लोग शासन संचालन करेंगे अपने हिसाब से, भारत के लोग इसके मुखिया बनेंगे।
तो ये लोकतंत्र और गणतंत्र है, ये यहीं से प्रकट होता है। हम भारत के लोग, ये डीडी बसु कहते हैं। अब हम कहते हैं कि भारत में जो संप्रभुता वो किस प्रकार की है? लोकप्रिय संप्रभुता है। हालांकि इस पे विवाद हो सकता है कि क्या वास्तव में भारत में लोकप्रिय संप्रभुता है क्या। तो देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता का जो कंसेप्ट है वो नैतिक कंसेप्ट है। वो ना ऐसे करके कोई विधिक या थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, कोई मात्रात्मक मुद्दा नहीं है। तो अपने दो मुद्दा करते हैं, एक होता है नैतिक और एक होता है विधिक। और अपनी बहस कर रहे हैं अपन किस मुद्दे के ऊपर कि भारत में लोकप्रिय संप्रभुता है या नहीं है। लोकप्रिय संप्रभुता का तात्पर्य है संप्रभुता रूसो के अकॉर्डिंग किसके पास होनी चाहिए? आम जनता के पास। हम कार्यपालिका सौंप सकते हैं, विधायिका नहीं सौंप सकते। जो भी हमारी इच्छा की पूर्ति करने वाले कानून होंगे उनको कौन बनाएंगे? हम स्वयं निर्धारण करेंगे उन कानूनों का सामान्य इच्छा के रूप में। तो संप्रभुता ना प्रत्येक व्यक्ति के पास है, हम किसी को सौंप नहीं सकते। अगर आपने संप्रभुता सौंप दी, अपने कानून निर्माण की शक्ति सौंप दी, इसका मतलब आप स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्या है? आप गुलाम है। और जैसे गुलाम कौन होते हैं? ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, बाकी वो क्या रहते हैं? गुलाम। क्योंकि वो अपनी इच्छा, और वो इच्छा किस रूप में प्रकट होती है? कानूनों के रूप में। उसको बनाने का काम किसको सौंप देते हैं? वो अपनी संसद को सौंप देते हैं, अपने प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं कि आप हमारे कल्याण के लिए, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए आप कानून बनाओ। तो गुलाम हो गए ना, खुद की उनकी इच्छाएं का खुद प्रकटीकरण नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने अपनी सारी स्वतंत्रता किसके यहां गिरवी रख दी है? अपने प्रतिनिधियों के पास। तो क्या भारत में वास्तव में जनता खुद कानून बनाती है क्या? नहीं। ये लोकप्रिय संप्रभुता जो कंसेप्ट है वो इसको विधिक आधार को नहीं मानता, बल्कि क्या मानता है? नैतिक। विधिक होता है कि मुझे तो ये बताओ लिखा हुआ कहां है, इसका मतलब हम ही कानून बनाएंगे, तुम नीचे उतर जाओ। विधिक वो होता है जो कठोर और रिजिड होता है। कानून में तो शब्द से काम करता है, कानून में जो बातें लिखी होती है वो शब्द से हूबहू लागू होती है। अगर हम लोकप्रिय संप्रभुता को भारत में विधिक रूप से लागू करना चाहिए, मतलब हूबहू लागू करना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए लोकप्रिय संप्रभुता, इसका तात्पर्य क्या होगा बताओ? इसका तात्पर्य कानून हम स्वयं बनाएंगे, हम हमारे प्रतिनिधियों की ताकत है नहीं सौंपेंगे। इसका तात्पर्य हमारे देश में एमपी नहीं होंगे, एमएलए नहीं होंगे, सरपंच, जिला प्रमुख है नहीं होंगे, कानून हम बनाएंगे। लेकिन ये एक विधिक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक नैतिक। हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये कैसा वाक्य है बता? एक नैतिक वाक्य है। अगर विधिक वाक्य ये होता कि हमें हमारे माँ बाप या बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, ये विधिक होगा तो क्या होता? तो जैसे ही कोई लड़का अपनी माँ के सामने बोलेगा, हाथों हाथ पुलिस आ जाएगी और पकड़ के कहां डाल देगी? जेल में। क्योंकि विधि बनी हुई है, ये विधिक रूप से लिखा हुआ है। तो अगर आपने राज्य की विधियों की अवहेलना की तो आपको क्या किया जाएगा? दंडित। प्रत्येक माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी संतान का कुशलता पूर्वक पालन करें। ये विधिक रूप से लिख दिया गया। तब एक बाप अपने बेटे की फीस नहीं भर पाया तो हाथों हाथ कौन आ जाएगी? पुलिस। देखा नहीं कानून क्या है, तूने कानून तोड़ा, तू अंदर चल, क्यों? तूने अपने बेटे की फीस नहीं भरी। तो इसका मतलब ये जो वाक्य ये कैसे होते हैं? नैतिक होते हैं। तो ये नैतिक रूप से कहता है कि संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। और ये कहां से प्रकटीकरण होता है? हम भारत के लोग। तो भारत में अंतिम रूप से संप्रभु कौन है बताओ? हम भारत के लोग हैं। लेकिन वो इस संप्रभुता का स्वयं यूज करते हैं क्या? नहीं। कौन यूज करता है? हमारे प्रतिनिधि करते हैं। फिर हम संप्रभुता हमारी संसद को, हमारे प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं। संप्रभुता होती है सर्वोच्चता, और उस सर्वोच्चता के प्रकटीकरण के लिए कानून बनाए जाते हैं। और कानून हम स्वयं नहीं बनाते, वे हमारी तरफ से हमारे प्रतिनिधि बनाते हैं। तो हम भारत के लोग ये कहता है कि भारत में अंतिम सत्ताधारी व्यक्ति कौन है? हाँ, ठीक है। तो एक बार सभी मेंढकों ने निश्चय किया कि वो घूमने जाएंगे 31। ठीक है। बच्चे बोले हम कश्मीर की सोच रहे। तो बुढ़ा जो दादा था वो बोला यार अपने कश्मीर नहीं चलते, अपने सम के दौरों में चलते हैं, वहां लोट पोट होंगे।
जो पुरुष पति था वो बोला कि ऐसा नहीं करते, अपन केरल तट पे चलते हैं, गोवा चलते हैं, ठीक है। अंत में महिला बोली कि घर का इतना काम पड़ा है, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो अंतिम सत्ता किसके पास थी? तो अंतिम निर्णय इस देश में जो भी करना होगा वो कौन करेगी? भारत की जनता। वो बोली मैं तो पीर जाऊंगी, घर का काम नहीं पड़ा है, वो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो पीर जाऊंगी। फिर सारे बच्चे कहाँ गए? पीर गए, अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल गए, है ना। तो वो अंतिम सत्ताधारी वो होता है। इसका मतलब अंतिम सत्ता किसके पास है? भारत की जनता के पास, यानी भारत के लोगों के पास। तो इस संविधान को जो शक्ति मिलती है, इस राज प्रणाली को जो शक्ति मिलती है, इसकी जो संप्रभुता है वो अंतिम रूप से किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। अब आप इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कि भारत में संप्रभुता किसके पास है, तो फिर हम विवाद करते हैं कि भारत में एक नाम मात्र की संप्रभुता है और एक वास्तविक संप्रभुता है। नाम मात्र की संप्रभुता है वो राष्ट्रपति के पास, और वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन प्रधानमंत्री को भी संसद हटा सकती है ना। तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक और सत्ता बैठी हुई है, जो कौन है? संसद है। और संसद के ऊपर एक और सत्ता बैठी हुई है, वो कौन है? वो जनता है। तो जनता संसद को हटा देगी और संसद है प्रधानमंत्री को हटा देगी। तो अंतिम ताकत किसके पास है? वो जनता के पास है। तो इसका तात्पर्य जब ये विवाद आता है कि भारत में संप्रभुता राष्ट्रपति के पास है, भारत में संप्रभुता प्रधानमंत्री के पास है, संसद के पास है, या न्यायपालिका के पास है, या फिर भारत की जनता के पास है, तो अंतिम संप्रभुता किसके पास है? भारत में जनता के पास। ये शब्द यही प्रकटीकरण करता है और ये और बताता है कि भारत में क्या है? लोकतांत्रिक सहभागिता है। हर एक काम में सहभागी कौन होंगे? जब भी कोई काम किया जाएगा किससे पूछ के किया जाएगा? हम भारत के लोगों से, नागरिकों से पूछ के किया जाएगा, इन लोगों से। और ये किसका प्रतीक है कि ये देश अब लोकतांत्रिक रूप से जागृत हो गया है। तो अब सारे काम कौन करेंगे? भारत के लोग, और इनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग होंगे। तो हमने एक शब्द किया, हम भारत के लोग। अब दूसरा शब्द है कि भारत को क्या बनाना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस हम दूसरी बार भारत आ गया, एक बार तो पहले है हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत को बनाना चाहते हैं एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, टोटल सोवरेन। अब इसकी चर्चा करते हैं। आप आगे समझ गए तो बहन की बात सुनो, आगे इंटरप्रेट करो फिर उसको। अभी देखो, अभी ऊंट ने चलना शुरू हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। अभी संप्रभुता आएगी, फिर बंधुता आएगी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बाद। तब आपके अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो तो फिर आप पूछना ना, हाथ खड़े कर देना, ठीक। आप मेरे साथ साथ चलिए जहां मैं लेके जा रहा हूं। जब कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो आप मुझे बता देना, भी इसको आप मुझे दोबारा समझाओ, तो मैं फिर आपको दोबारा समझा दूंगा। अब हम कर रहे हैं क्या चीज? भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, टोटल सोवरेन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सोवरेनिटी, ये हम इसकी व्यापक व्याख्या कर चुके हैं। सोवरेनिटी का तात्पर्य था सुप्रीम पावर। इसका मतलब भारत के खुद के पास सुप्रीम पावर है, ये किसी के भी नियंत्रण में नहीं है भारत। और भारत में जो सोवरेनिटी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका तात्पर्य ये है, प्रभुत्व संपन्न लिख दिया, संपूर्ण क्यों लिख दिया? और ज्यादा जोर दे दिया संप्रभुत्व संपन्न होने पे, हालांकि सोवरेनिटी लिखता है, पर टोटल को लिखने की क्या जरूरत थी? इसका तात्पर्य है कि आप आंतरिक रूप से भी हैं और आप बाह्य रूप से भी हैं। अब ये संपूर्ण लिखने की जो बहस खड़ी हुई वो इस मुद्दे के ऊपर लेके हुई कि हमने, हमारी संविधान सभा ने जब देश आजाद हो रहा था तो ये कहा कि हम किसके सदस्य रहेंगे? राष्ट्रमंडल के, कॉमनवेल्थ के। राष्ट्रमंडल एक ऐसा राजनीतिक अंतर सरकारी समुदाय है जिसमें कितने देश हैं? 53 देश। और ये 53 देश वो हैं जो कभी न कभी किसके गुलाम रह चुके हैं? यूके के गुलाम, कॉमनवेल्थ।
अब इस राष्ट्रमंडल में एक सिद्धांत है, इसमें यह है कि जो भी देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बनेगा उसको राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता के रूप में किसको स्वीकार करना पड़ेगा? यूके की सुपरमेसी स्वीकार करनी पड़ेगी कि इसका अध्यक्ष कौन है, यूके है। अब आपके ऊपर एक बाधा है, आप अगर राष्ट्रमंडल के सदस्य बनते हैं तो आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर क्या प्रतिबंध है कि आप ये नहीं कह सकते कि हम तो यूके को अध्यक्ष नहीं मानते। इसका मतलब आप मानने के लिए बाध्य है, आपने साइन कर दिया है कि राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष कौन है, ब्रिटेन है। तो जहां बाध्यता आ जाती है किसी के ऊपर, इसका मतलब वो टोटल सोवरेन नहीं है। तब फिर इस पूरे मुद्दे के ऊपर बहस चली। उस बहस में हिस्सा लिया BN राव ने। उससे पूछा गया, तू बता भाई, तू मेंबर तो नहीं है विधानसभा का, लेकिन सलाहकार तो है, तेरे को लॉर्ड बेवेल ने नियुक्त किया है। तो उसने कहा कि देखिए ये तो है तो संकट वाली बात, और मैं तो ये और कहता हूं कि भारत की प्रस्तावना में एक शब्द और मत जोड़ो। कौन सा? गणतंत्र। क्यों नहीं जोड़े? कि गणतंत्र ऐसे नहीं जोड़ो कि चूंकि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे तो हमारी हालात भी वैसे ही होंगे जैसे गणतंत्र शब्द कहाँ के संविधान में नहीं वर्णित है, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड कनाडा के भी नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर लेते हैं, न्यूजीलैंड कनाडा को छोड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में क्या लिखा हुआ है? वही मुद्दा कि ये डोमिनियन स्टेट है, टोटल सोवरेन स्टेट है नहीं है। डोमिनियन का तात्पर्य से प्रतीकात्मक रूप में हो। यहाँ को जो राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो कौन है? ब्रिटेन की। तो ये कि ये मत लिखो आप भारत को, BN राव बोला क्या मत लिखो, एक गणतंत्र मत लिखो आप, क्योंकि भारत में गणतंत्र होगा तो इसका तात्पर्य है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा, जबकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष तो हम तो डोमिनियन होंगे और हम ऑस्ट्रेलिया की तरह होंगे, तो हम तो कैसे होंगे? राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की है तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता में स्पष्टतः एक लाइन लिखी हुई है कि राष्ट्रमंडल की जो अध्यक्षता करेगी वो ब्रिटेन की कौन करेगी? राजा या रानी। और सारे देश है ना, ये उसकी अध्यक्षता को स्वीकार करेंगे कि ये हमारी अध्यक्ष है। जब आपने ये कह दिया कि ब्रिटेन की राजा या महारानी हमारी अध्यक्ष है, तो इसका मतलब आप गणतंत्र नहीं है, आप सोवरेन नहीं है। तो फिर अंबेडकर ने कहा कि देखिए इस सबको बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि भारत की नियति कहती है कि भारत को क्या होना है? संप्रभु। भारत की नियति कहती है कि भारत को क्या होना है? स्वतंत्र। और भारत की नियति कहनी है कि भारत को क्या होना है? गणतंत्र। तो नेहरू ने फिर जब ये कहा कि भारत को संप्रभु होना है, स्वतंत्र होना, गणतंत्र होना है, तो इन तीनों को फिर कहाँ स्थान दिया गया? हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया। तो भारत संप्रभु होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए और गणतंत्र बनने के लिए नियत है। ये किसने कहा? नेहरू ने। और उसके बाद ही विवाद खत्म हो गया कि हम ऑस्ट्रेलिया की तरह के बिल्कुल भी नहीं है। आगे और चर्चा करेंगे गणतंत्र में। तो हम ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, न्यूजीलैंड की तरह और कनाडा की तरह नहीं है। हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, हमने अपने हिसाब से संविधान लिखा और उसमें हमने कहीं भी राजतंत्रात्मक वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया। ये बोला सदस्यता चलो मजबूरी में हम ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ फायदे लेने हैं ब्रिटेन से, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ब्रिटेन आने वाले 10-20 साल में क्या हो जाएगा, महाशक्ति के पद से गायब हो जाएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, देखो समाप्त तो वही था, अभी शीत युद्ध शुरुआत ही हुई थी और ब्रिटेन तब तक एक शक्तिशाली था। हमें यह पता ना तब बड़ा छोटा सा पिद्दी देश बन जाएगा, तो हम शायद राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करते। उस टाइम में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति ये कहती थी कि आपको राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकांश जो सपोर्ट मिल रही थी, अधिकांश जो अर्थ सहायता मिल रही थी, वो कहां से मिल रही थी? ब्रिटेन से। तो हमारी जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है, तो क्या ये भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने में बाधा पैदा करती है क्या? तो नेहरू ने कहा बाधा पैदा नहीं करती। तो हम इस हो गए, हम आंतरिक रूप से भी और हम किस रूप से भी हो गए हैं? बाह्य रूप से। हम भले ही सदस्य हों किसके? राष्ट्रमंडल, भले ही हम इसका स्थायी रूप से अध्यक्षता सुपरमेसी स्वीकार करते हैं, श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं ब्रिटेन की, लेकिन फिर भी हमारी विदेश नीति है वो ब्रिटेन से बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है। ये व्यवहार भी कहता है। हमने देखा, हम शायद ही कभी ब्रिटेन की बात मानी हमने, यहाँ तक कि 1956 तक तो हमने ब्रिटेन का विरोध करना शुरू कर दिया हर मुद्दे के ऊपर। जब वो मिस्र वाला संकट आया ना, सुएज नहर वाला,
और उसके बाद तो श्वेतवाद और अश्वेतवाद के मुद्दे के हमने ब्रिटेन के ऊपर खूब आलोचना की, अफ्रीका में उसका जो भूमिका थी उसको लेके। तो भारत एक ऐसा देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। आंतरिक रूप से भारतीय राज्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है, भारतीय राज्य की बातों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और बाह्य रूप से हमारी विदेश नीति क्या है? पूर्ण स्वतंत्र है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और क्या बनाना चाहते हैं? समाजवादी, सोशलिस्ट। तो अब भारतीय समाजवाद का जो स्वरूप है वो है कैसा? तो क्या भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है? नंबर एक, भारतीय समाजवाद मिलता जुलता है किससे? फेबियनवाद से। इसमें मिश्रण है मार्क्सवाद का और किसका? गांधीवाद का। लेकिन ज्यादा झुकाव और किसकी हो रही है? गांधी। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत ने कहीं भी वैज्ञानिक समाजवाद को है उसको अडॉप्ट नहीं किया है। तो हमने लोकतांत्रिक समाजवाद अडॉप्ट किया है, वैज्ञानिक समाजवाद को अडॉप्ट नहीं किया। उसके कुछ तत्व अडॉप्ट किए हैं, लेकिन उसके जो क्रांतिकारी हिंसक तत्व थे उनको हमने स्वीकार नहीं किया, और सिर्फ आर्थिक नीतिवाद को नहीं माना हमने। तो इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद नहीं है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसमें मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण पाया जाता है। हम मार्क्सवाद लाना चाहते हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लाना चाहते हैं, यानी समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से लाना चाहते हैं। अब इस समाजवाद में होता क्या है? तो समाजवाद के हम दो स्वरूप देखते हैं। एक स्वरूप ये है जिसको हम साम्यवादी बोलते हैं, इसमें तो खैर अपने खूब चर्चाएं की है। और एक हम इसको कौन सा स्वरूप बोलते हैं? प्रजातांत्रिक बोलते हैं। देखिए, मूल थीम तो दोनों की एक ही है। समाजवाद ये कहता है कि आपको जो उत्पादन के साधन है, उन उत्पादन के साधनों के ऊपर कैसा नियंत्रण रखना है? सार्वजनिक स्वामित्व लाना है आपको, सार्वजनिक स्वामित्व। और कौन से स्वामित्व को समाप्त करना है? निजी स्वामित्व। क्योंकि जो निजी पूंजी है ना वो शोषण को बढ़ावा देती है, सोशल हायरार्की को बढ़ावा देती है, समाज में अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा करती है। तो क्या करें? तो इसका तात्पर्य है कि निजी पूंजी को समाप्त करके और पूंजी के ऊपर कौन सा स्वामित्व? सार्वजनिक स्वामित्व। लेकिन एक तो यह है कि आप दोनों ही पूंजी को स्वीकार कर लो, आप निजी पूंजी को भी स्वीकार कर लो और सार्वजनिक पूंजी को भी स्वीकार कर लो, और कोशिश करो कि धीरे धीरे सार्वजनिक पूंजी है वो बढ़ती जाए और निजी पूंजी के द्वारा जो शोषण हो रहा है उसको नियंत्रित किया जाए। तो भारत में ना दोनों को स्वीकार किया गया कि भारत में पूंजी सार्वजनिक भी होगी, भारत में पूंजी निजी भी होगी। तो भारत में निजी पूंजी को जो नियंत्रित किया जाएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, वो क्रांतिकारी तरीके से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से धीरे धीरे टैक्स बढ़ाए जाएंगे, चीजों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। लेकिन क्या निजी पूंजी का पूर्ण उन्मूलन हो जाएगा क्या भारत में? नहीं, भारत में निजी पूंजी का पूर्ण उन्मूलन नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत में कभी भी क्या नहीं आएगा? राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म का तात्पर्य पूरी संपत्ति किसके पास आ जाती है? राज्य के पास। तो भारत में राज्य समाजवाद नहीं होगा, या स्टेट ओनरशिप नहीं होगी, राज्य स्वामित्व नहीं होगा। इसका मतलब भारतीय समाजवाद है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? यहां दोनों प्रकार की पूंजी का अस्तित्व बना रहेगा, निजी का भी और सार्वजनिक का भी। यहाँ स्कूल सरकारी भी होंगे और स्कूल प्राइवेट भी होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल भी होंगे। दोनों प्रकार की संपत्ति यहाँ बनी रहेगी। अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है कि सरकार भी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करती है और अर्थव्यवस्था के कुछ पार्ट्स को खुला भी छोड़ा जाता है। नहीं, इसमें पूंजीपतियों को भी खुली कुछ छूट दी जाती है और नियंत्रित भी उनको किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसको हम निजी अर्थव्यवस्था
और इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था शामिल कर लोगे आप? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत में समाजवादी शब्द तो हमने लिख लिया, लेकिन इस समाजवाद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया, इसलिए हम बार बार इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद होगा, या भारत में मार्क्सवादी प्रकार का समाजवाद है, नहीं होगा, या भारत में वैज्ञानिक समाजवाद है, नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि परिभाषित नहीं है। तो हम जब परिभाषा करते हैं ना, इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करेंगे? हम भारत के संविधान को पढ़ेंगे, आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे, और या फिर भारतीय सरकार की जो नीतियां उन्होंने बनाई है उनको हम देखेंगे। तब हमें पता चलता है कि भारत में जो समाजवाद है वो किस प्रकार का है। लोकतांत्रिक, जो वोट के माध्यम से समाजवाद लाना चाहता है, शांति से समाजवाद लाना चाहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। शुरुआत में क्यों नहीं जोड़ा गया? शुरुआत में ये कहा गया सब जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। ये जो हमारे भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, इनके अंदर पहले से ही है। अनुच्छेद 39 तो पूर्णतः ही कहता है कि क्या है भारत के अंदर समाजवाद है। अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, तो राज्य ये करेगा कि वो जो संपत्ति के साधन है, उसकी व्याख्या तो बाद में कर लेंगे, इनका क्या करेगा, वो विकेंद्रीकरण करेगा। कुछ ही हाथों में इनको जाने से रोकेगा, संपत्ति के साधनों को। इस पे एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियां रोकेगा संपत्ति के ऊपर, कुछ लोग इस पे कब्जा नहीं कर ले। तो ये उसका केंद्रीकरण करने की बजाय संपत्ति का क्या करेगा, विकेंद्रीकरण। 39 में लिखा हुआ है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद विभिन्न वर्गों का जो कल्याण है, वो कल्याण कभी भी उदारवादी राज्य में नहीं होता कि ये ना पिछड़े और दुर्बल वर्गों के कल्याण का प्रयास करेगा, महिलाओं और बच्चों के कल्याण का प्रयास करेगा। तो ये कल्याण तो कौन से राज्य में हो सकता है? समाजवादी राज्य में। उदारवाद में कभी नहीं होता। तो भारत का जो समाजवादी स्वरूप है, एक तो वो प्रकट होता है हमारी प्रस्तावना में, और दूसरा वो कहां प्रकट होता है? नीति निर्देशक तत्वों में। अब आ गया कि क्या वास्तव में आज भी ये चीजें सब कुछ लागू है क्या? तो 1990 के बाद जब से कौन सी नीतियां आई है? एलपीजी की नीतियां आई है। उसके बाद हम दो करते हैं। एक हम चर्चा कर लेते हैं डीडी बसु की। डीडी बसु कहते हैं कि 1990 के बाद जब से हमने उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियां स्वीकार की है, उसके बाद से भारत का जो पेंडुलम समाजवाद है, ये पेंडुलम समाजवाद से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस ओर चली गई है? निर्बंध अर्थव्यवस्था की ओर चली गई है। तो पहले तो हम डीडी बसु को समझें कि कहना क्या चाह रहे हैं। पेंडुलम समाजवाद वो समाजवाद जो पेंडुलम की तरह यहां से वहां घूमता रहता है। अब कैसे? भारत में ये है पेंडुलम, इसका स्वरूप सुनिश्चित नहीं है। ये कभी तो किस ओर हो जाता है? घूमता घूमता सेंटर टू राइट हो जाता है, कभी सेंटर टू लेफ्ट हो जाता है। तो घड़ी में आपने देखा होगा जो नीचे वो घूमता रहता है ना, उसको हम पेंडुलम बोलते हैं, जिसकी गति है वो कम और ज्यादा होती रहती। तो भारत का समाजवाद भी फिक्स नहीं है, बल्कि पेंडुलम की तरह घुमावदार है। 1955 से पहले ये ज्यादा नहीं था। 1955 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? अवाड़ी। और जैसे ही कांग्रेस का अवाड़ी अधिवेशन हुआ, कांग्रेस ने समाजवाद को नीति के रूप में स्वीकार किया। तो हमने देखा कि ये पेंडुलम घूम के और सेंटर टू कहां चला गया है? लेफ्ट चला गया है। फिर जब इंदिरा गांधी का प्रथम कार्यकाल आया, मोरारजी को वित्त मंत्री वगैरह बनाया गया, तो देखा हमने कि लगभग 1966, 67, 68 तक ये वापस कहां आ गया? ये पेंडुलम घूम के सेंटर टू राइट आ गया। फिर 71 में जब इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ उतरी, और जब इंदिरा गांधी ने प्री प्रेस खत्म कर दी, SC/ST की जमीन बिकने पे प्रतिबंध लगा दिया, तो ये वापस घूम के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तब ये वापस कहां चला गया? सेंटर टू लेफ्ट चला गया। फिर 1990 के बाद इस पेंडुलम ने घूमना बंद कर दिया,
और अब ये क्या है भारत का समाजवाद? निर्बंध अर्थव्यवस्था में चेंज हो रखा है। निर्बंध अर्थव्यवस्था कौन सी है? जिसपे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। खुली अर्थव्यवस्था, जहां प्रतियोगिता पाई जाती है, जहां छूट होती है, उदारीकरण और निजीकरण पाया जाता है, उसको हम खुली अर्थव्यवस्था या निर्बंध अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसका तात्पर्य लेसेज फेयर, अहस्तेक्षेपकारी अर्थव्यवस्था। लेसेज पे उदारवादी, यानी अब हम समाजवादी बचे ही नहीं है। 1990 के बाद डीडी वसु कह रहे हम क्या हो गए हैं? उदारवादी हो गए। और ऐसा ही 2004 में एक पंजाब का केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अब समाजवाद बीते दिनों की बातें हो गया। अब एक चर्चा करें, क्या भारत में जो समाजवाद है ये नकारावाद में क्या कह रहा है? ये भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का कह रहा है। तो क्या भारत ये प्रस्तावना में लिखा हुआ जो समाजवाद है उसकी व्याख्या की हुई है क्या कहीं कि किस प्रकार का समाजवाद है? क्योंकि हम देखते हैं कि जित समाजवाद एक टोपी की तरह है, इसके 20 स्वरूप है। गिरगिट की तरह रैमजे म्योर कहता है रंग बदलता रहता है। तो भारत में है किस प्रकार का? तो हम न सिर्फ नीतियों से समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, लोकतांत्रिक है। भारत में मार्क्सवादी प्रकार के समाजवाद को स्वीकार है नहीं किया गया, जिसको हम कौन सा समाजवाद बोलते हैं? ये तो क्रांति में और तीव्र प्रयत्नों में विश्वास करता है, बल्कि भारत में इसकी बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। लेकिन व्याख्या कहीं नहीं की, सब शब्द लिख दिया हमने। फिर भारत में समाजवाद लिख तो दिया, इस समाजवाद शब्द जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है ये इससे पहले कहां लिख दिया गया बताओ? नीति निधि तत्वों में। समाजवाद तो प्रस्तावना में तो बाद में आया, नीति निधि तत्वों में इसकी झलक हमें पहले ही दिखाई देगी, क्योंकि ये सब तो आया 1976 में और ये नीति तत्व आ गए थे शुरुआत के अंदर ही, जब संविधान बन गया था तभी आ गए थे। तो यहाँ पहले ही हमें ये दिखाई देते हैं नीति निधि तत्वों के अंदर। इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा था समाजवादी शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या भारत एक अब समाजवादी देश है? तो डीडी वसु कह रहे हैं 90 के बाद नहीं है। तो ये हमने समाजवाद है नहीं है, किस प्रकार का है, ये सब हमने व्याख्याएं की। तो क्या भारत में समाजवाद के तहत उत्पादन के समस्त साधन और पूंजी के ऊपर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित कर दिया गया है क्या? नहीं है। आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित है। और अब तो मिश्रित से किस ओर ज्यादा चली गई है? निजी। निजी, सारे के सारे सेक्टर निजी के लिए खोल दिए गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।